हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गौरवी लिटग्राम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग वॉइस को पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइस पढ़ेंगे, जो कि एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस का एग्जाम हो चुका है। वहाँ भी एक दो क्वेश्चन वॉइस का देखने को मिला था। अगर हम लोग वनडे एग्जाम में जाएं तो एसएससी के लिए, बैंक के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉइस। तो हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग वॉइस। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग वॉइस को ग्रामर के रेफरेंस में पढ़ेंगे। अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो वॉइस का दो होगा। एक को तो हम लोग साउंड बोलते हैं, जिसको आप ऑनलाइन क्लासेस में हमेशा बोलते रहते हैं, सर साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही। दूसरा, अगर इसका संबंध ग्रामर से देखें तो इसको हम लोग वाच्य बोलते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार के वॉइसेस हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग दो पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हिंदी में हम तीन पढ़ लेते हैं, कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच। संस्कृत का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग का मेन मुद्दा है वो इंग्लिश ग्रामर का है। तो हम लोग वॉइस की चर्चा करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि वॉइस होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और इनका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं कि वॉइस है क्या। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वॉइस है ना, वो वर्ब फॉर्म है। ठीक है, वॉइस क्या है? वर्ब फॉर्म है। ठीक है, अब अगर ये देखें कि हम लोग को वर्ब के हमको कई सारी प्रॉपर्टीज दिखती हैं। कभी वर्ब का मूड, टेंस, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? वॉइस देख रहे हैं। तो क्या क्या देख लेते हैं? वर्ब का जो प्रॉपर्टी होता है, हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं, वर्ब के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। फिर वर्ब के अकॉर्डिंग हम वॉइस भी पढ़ते हैं, वर्ब के अकॉर्डिंग हम मॉडल्स भी पढ़ते हैं। आज यहाँ पे हम लोग का है वॉइस। तो वॉइस को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स कि एक वर्ब का फॉर्म है ना। वॉइस क्या है? वॉइस वर्ब फॉर्म है which tells whether the subject is acting or acted upon। ठीक है फ्रेंड, तो वॉइस ये कहता है कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which tells whether the subject is acting or acted upon। वर्ब का फॉर्म होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर कुछ किया जा रहा है। ठीक है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जाए, तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। अगर ऑब्जेक्ट को क्या करा जाए? एम्फेसाइज किया जाए, या फिर केवल एक्शन को एम्फेसाइज किया जाए, तो वो सेंटेंस किस में होता है फ्रेंड? पैसिव वॉइस में होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सब्जेक्ट इज एक्टिंग ना। अगर सब्जेक्ट खुद एक्टिंग कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो कहलाएगा एक्टिव वॉइस में। और एक्टेड अपॉन या काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से देखा जाए फ्रेंड, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमको दो टाइप के वॉइस मिलते हैं। हाँ, दो टाइप के वॉइस मिलते हैं। एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या है? दूसरा है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक है एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस। डेफिनेशन हमने देख लिया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब जब हम सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। अब अगर हम क्या करते हैं, एक्शन को या फिर ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर दे, तो वो कहलाएगा पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, जैसे मैंने यहीं पे लिख दिया कि रोहित प्लेज हॉकी। सिंपल सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि रोहित प्लेज हॉकी। तो फ्रेंड, यहाँ पे बात करें हम लोग, रोहित सब्जेक्ट है और रोहित जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे प्लेज ना, ये वर्ब है
और हॉकी यहाँ पे देखा जाए कि जो काम वो कर रहा है मतलब खेल रहा है हॉकी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को ना सेम कंटेंट को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, हम लोग बोलेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं कि हॉकी इज प्लेड बाय रोहित। अब कुछ को ये बातें समझ में आई होंगी और कुछ को ये बातें समझ में नहीं आई होंगी। ध्यान देना फ्रेंड, इन दोनों का मतलब क्या है, जो दोनों सेंटेंस लिखे गए ना, दोनों सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन सेम है कि रोहित हॉकी खेलता है या फिर हॉकी रोहित के द्वारा खेला जाता है। दोनों का अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ क्या है, सेम। फिर सवाल ये आ जाएगा, तो भाई दो तरीके से लिखने की जरूरत क्या है, क्या एक्टिव वॉइस से काम नहीं चलता, पैसिव को लाना जरूरी है, एक प्रकार का बर्डन हम लोगों के ऊपर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि कभी कभी सेंटेंस में ना केवल एक्शन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, एक्शन को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, ना कि जो उस एक्शन को परफॉर्म करना है। जैसे मैंने बोला ना कि द स्टूडेंट्स वेयर कॉल्ड, विद्यार्थियों को बुलाया गया। The candidates are advised to take only transparent water bottle in the examination hall। ऐसा बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको केवल अपने साथ वाटर बॉटल लाने के लिए ही बोला जाता है। तो यहाँ पे वो ऑर्डर दे कौन रहा है, इट इज नॉट सर्टेन। यहाँ पे ऑर्डर देने वाला या इंफॉर्मेशन देने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए इंफॉर्मेशन या वो इंस्ट्रक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने देख लिया कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। दोनों सेंटेंस का मतलब ना, दोनों सेंटेंस का मतलब क्या है, सेम है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन टू यूज, व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, ठीक है। सवाल ये है कि हम पैसिव वॉइस को यूज कब करते हैं, पैसिव वॉइस को यूज कब करते हैं। तो आंसर फ्रेंड इसका सिंपल सा होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन इज एब्सेंट, ठीक है। अगर एक्शन को परफॉर्म करने वाला क्या है, एब्सेंट है, तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जब कोई एक्शन इंपॉर्टेंट हो, नॉट डूअर, ना कि उस एक्शन को करने वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी एक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं या फिर जो एक्शन हो रहा है उसको इम्पोर्टेंस देंगे, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, सेंटेंस को किस में लेके जाएंगे, पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे। जैसे बोल दिया जाए ना कि चिल्ड्रन शुड बी गिवन देयर राइट्स, बच्चों को उनको अधिकार दिया जाना चाहिए ना। चिल्ड्रन शुड बी टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। अब पढ़ाएगा कौन, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। तो यहाँ पे एक्शन को जब इम्पोर्टेंस दे दिया जाए तब हम सेंटेंस को किस में लेके जाते हैं, पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्लैरिटी की बात करें तो क्लैरिटी कहाँ पे ज्यादा आती है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्लैरिटी ज्यादा होती है, जबकि ये जो कंस्ट्रक्शन होता है पैसिव वॉइस का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन हमारे एग्जाम में एनबीएस केबीएस जैसे एग्जाम में हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है। क्या दिया जाएगा फ्रेंड, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइसेस, ठीक है। हमें क्या करना होगा, वॉइसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, ठीक है। कैसे, हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, पैसिव वॉइस में बदलना होगा, या फिर पैसिव वॉइस को क्या करना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो एग्जाम में सेंटेंस दिया गया है हम उसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो फ्रेंड धीरे धीरे हम लोग वीडियो में ये सीखते चलेंगे, पहचानने का तरीका भी हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस को कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है।
और फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। हमें वॉइस का क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य का रूपांतरण। यानी कि रूपांतरण का मतलब क्या है, उसके फॉर्म में चेंजिंग ला देना, फॉर्मेशन में बदलाव कर देना, ना कि मीनिंग में। ठीक उसी तरीके से जैसे लोग जब रामलीला खेलते हैं, कृष्ण लीला खेलते हैं, या फिर कोई एक्टिंग करते हैं, कई बार आपने गोविंदा जी को देखा होगा कि वो मूवी में ना लड़की बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो केवल अपना फॉर्म चेंज करते हैं, अपना रूप चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल जो नेचुरल क्वालिटी है वो तो मेल वाली ही रहती है। जैसे मान लीजिए कि रामलीला में कोई लड़का बन जाए सीता, ना वो सीता का रोल अभिनय कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ना एक खुद रावण छिपा है। कभी कभी वो अपने आईने में देखता है अपने आप को, तो उसका मन करता है कि अपने आप को किडनैप कर ले। तो फाइनली हम ऐसा समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में परिवर्तन ला देना, ना कि मीनिंग में। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले स्लाइड में हमने ये जाना कि वॉइस होता क्या है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, हम पैसिव वॉइस का यूज कब करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक पिछली वाली बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अभी बोर्ड पे हेडिंग पड़ा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइसेस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। अगर हम ये चीज सीख लिए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, तो हम रिवर्स मारेंगे। मतलब क्या है कि जैसा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की है ना, उसका जस्ट अपोजिट स्टेप होगा हमारा पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना। सो फ्रेंड्स, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे वॉइसेस पे, तो हम लोग यहाँ से जो रूल देखेंगे अभी, ये देखेंगे एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, हमें क्या करना फ्रेंड, एक्टिव टू पैसिव। अगर हम एक बार एक्टिव टू पैसिव सीख लिए फ्रेंड, यहाँ पे भी हम लोग बोर्ड पे थियरी करेंगे, थियरी के साथ हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर लास्ट में मैं आपका पूरा का पूरा वॉइस का प्रैक्टिस लेके आऊँगा, जिसमें आपको एमसीक्यूज मैं सीधा सॉफ्टवेयर से कराऊंगा, सॉरी एप्लीकेशन से कराऊंगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी वहाँ पे। अभी हम लोग थियरी करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो क्या लिखा जा रहा है, एक्टिव टू पैसिवाइज। अब जब हम एक्टिव से पैसिवाइज बनाते हैं फ्रेंड, तो हमें कुछ पहलुओं पर ध्यान देना होता है। जैसे किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, जो भी सेंटेंस दिया गया है पैसिवाइज बनाने के लिए, सबसे पहले सेंटेंस में कुछ हम टर्म्स ढूंढेंगे। जैसे हम फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, हमें क्या मालूम होना चाहिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड, तो हम बोलेंगे कि अबाउट विच वी टॉक। ठीक है, हम जिसके बारे में बात करते हैं, हम जिसके बारे में बात करेंगे, हम जिसका नाम लेंगे। ठीक है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वो कोई वस्तु हो सकता है, या फिर वो कोई आइडिया, कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, फिर कोई आइडिया हो सकता है। अबाउट विच वी टॉक वो क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे ना, हम हु और व्हाट से करेंगे प्रश्न। ठीक है, हु और व्हाट से प्रश्न करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा इट विल बी सब्जेक्ट ना, वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो पहला चीज हमें क्या लोकेट करना है, सब्जेक्ट लोकेट करना है। दूसरे नंबर पे फ्रेंड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्ब। ठीक है, हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब ये जो वर्ब है, बेसिकली जब वर्ब पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग को दो टाइप के वर्ब दिख जाएंगे। एक दिख जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा दिख जाएगा क्या, मेन वर्ब। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट होगा ना, मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब क्या है, जो हमको जो क्या शो करता है, एक्शन ना, इसे हम लोग एक्शन वर्ड बोल सकते हैं, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे। जैसे रीड, राइट, प्ले, ठीक है, लिसन, हियर, ये सब क्या है, ये सब एक्शन है। अब ये जो मेन वर्ब है ना फ्रेंड, ये मेन वर्ब आगे चल के दो हो जाएगा। एक होगा ट्रांजिटिव,
ना। एक क्या होगा ट्रांजिटिव, मतलब जब हम ट्रांजिटिवली इसको यूज करेंगे, एक हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब और एक हो जाएगा इंट्रांजिटिव। ठीक है, एक क्या हो जाएगा फ्रेंड इंट्रांजिटिव वर्ब। हम बात करेंगे इसकी मेन वर्ब की, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा और ये क्या होगा इंट्रांजिटिव। तो क्या होता है फ्रेंड ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ना, मतलब जिस वर्ब के बाद हमें तुरंत क्या दिख जाए ऑब्जेक्ट दिख जाए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव में क्या होता है जब भी मेन वर्ब के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, बल्कि इसके बाद हमें क्या दिख जाता है कोई प्रीपोजिशन दिख जाए या फिर क्या दिख जाए एडवर्ब दिख जाए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा नाउन या प्रोनाउन करेगा। अब अगर प्रीपोजिशन या एडवर्ब आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, और ध्यान देना पैसिव पॉसिबल तभी है अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तभी हम क्या करते हैं उसका पैसिव बनाते हैं। अगर यही वर्ब इंट्रांजिटिव है ना तो पैसिव नहीं बनता, पैसिव क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल हो जाएगा, पैसिवाइज नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ ना कि एक्टिव से पैसिवाइज बनाते वक्त हमें वर्ब को माइंड में रखना है। ये वर्ब कैसा होना चाहिए, ये वर्ब ट्रांजिटिवली यूज होना चाहिए। अब सेम ही वर्ब है, एक बात ये भी समझो ना, ये आपको माइंड में रखना है कि सेम वर्ब ना, सेम वर्ब may be used as both transitively and intransitively मतलब क्या है कि सेम वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव की तरीके से और इंट्रांजिटिव की तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे मैंने लिख दिया ना, एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ, जैसे लिखा मैंने द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, मैंने क्या लिखा द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, या फिर दूसरा सेंटेंस मैंने ये पे लिख दिया द बॉयज फ्लाई द काइट्स। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखेंगे कि दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस में हमें जो मेन वर्ब दिख रहा है वो क्या दिख रहा है फ्लाई दिख रहा है ना। दोनों सेंटेंस में कौन सा मेन वर्ब दिख रहा है तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे फ्लाई, देखेंगे ना कि फ्लाई के तुरंत बाद क्या आ गया प्रीपोजिशन आ गया। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया उड़ती है कहाँ पे, वेयर से क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। द बॉयज फ्लाई, बच्चे उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं तो आप बोलेंगे काइट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लाई है यहाँ पे ट्रांजिटिवली यूज हुआ है और ये फ्लाई यहाँ पे इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। अब अगर वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हो रहा है तो इसका तो पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमने यहाँ पे दो टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया, एक है सब्जेक्ट और दूसरा क्या है वर्ब। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में हम बात करें, इस सेंटेंस में हम बर्ड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस वाले सेंटेंस में लड़कों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे द बॉयज क्या है सब्जेक्ट है। जो तीसरा टर्म हमको फाइंड आउट करना है फ्रेंड, तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा जो टर्म होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म हम लोगों को ढूंढना है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड, तो हमें क्या करना है, हमें व्हाट और होम से प्रश्न करना है। किससे, व्हाट और होम से प्रश्न करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो काम किसका करेगा, वो काम करेगा ऑब्जेक्ट का। अब ये ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना। एक क्या होगा डायरेक्ट और एक क्या होगा इनडायरेक्ट। हम क्या करते हैं ना, जब होम से प्रश्न करेंगे, होम से प्रश्न करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जब हम व्हाट से प्रश्न करते हैं जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि रोहित गेव मी अ पेंसिल। ठीक है, क्या लिखा मैंने रोहित गेव मी अ पेंसिल। अब इस सेंटेंस में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्टिव से पैसिवाइज बनाना चाहते हो, आपको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और क्या चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए। तीन चीज देखना है फिर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कह दिया था सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में मैंने ये बोला कि आपको हु और व्हाट से प्रश्न करना है। किससे करना है, हु और व्हाट से प्रश्न करना है।
जो भी आंसर आएगा वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। अब मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है और ये सब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई वस्तु, या फिर क्या हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है। क्वेश्चन करिए ना कि हु गेव मी अ पेंसिल, तो आप बोलेंगे रोहित, तो रोहित इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रोहित ने एक्शन किया देने का, तो यहाँ पे गिव क्या हो गया, गिव यहाँ पे हो गया मेन वर्ब। अब मैंने ये बोला कि मेन वर्ब हो गया। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो ऑब्जेक्ट हम दो तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एक तो वर्ड से क्वेश्चन करके और दूसरा किससे क्वेश्चन करके, होम से क्वेश्चन करके। तो क्वेश्चन करिए ना कि रोहित गेव मी व्हाट, रोहित ने मुझे क्या दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल यहाँ पे हो गया कौन सा ऑब्जेक्ट, हो गया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड, ये थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम लोग बात करें कि होम से क्वेश्चन करेंगे तो क्या आएगा, तो मैंने आपको बोला था कि होम से क्वेश्चन करने पे क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रोहित गेव अ पेंसिल टू होम, तो आंसर क्या आ जाएगा, मी। तो मी यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, मी यहाँ पे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो हमें क्या करना है, तीन चीजों को ढूंढना पड़ेगा, सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी कि अगर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो तीन चीज को माइंड में रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वाले स्लाइड में फ्रेंड हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, या फिर वो कौन कौन से टेंसेस हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको नोट डाउन करिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको पिछली वाली बातें समझ में आई होंगी कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो तीन चीजों पे गौर करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि स्टेप्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है ये देखना है। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, समीर हैज seen the ताजमहल। ओके फ्रेंड, तो क्या लिख दिया गया, समीर हैज सीन द ताजमहल। अब आप 2 मिनट पहले वाली बातें याद करिए कि ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि समीर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कि हमको पैटर्न ही याद हो जाएगा कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। सबसे बड़ा चैलेंज तो फ्रेंड हमारे सामने यही है, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा ना क्वेश्चन तो वो ये केवल लिख के आएगा कि दिए गए सेंटेंस का वॉइस चेंज करिए, वो ये नहीं बोल के देगा कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, वो दोनों दे देगा कि ये एक्टिव वॉइस ऑब्लिक पैसिव वॉइस। अब हमको समझना है कि गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया है तो 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से हमें पैसिव तलाशना है, या फिर गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया है जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से हमें उसका एक्टिव तलाशना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग धीरे धीरे ये सीख जाएंगे, बस आपको लगातार वीडियो में बने रहना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो क्या लिखा जा रहा है कि समीर हैज सीन द ताजमहल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि समीर सेंटेंस का क्या है, ये सब्जेक्ट ना, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब फ्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग हैज सीन की बात करें तो हैज सीन क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्ब ना, ये क्या है फ्रेंड, वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हो गया समीर द्वारा किया गया एक्शन। और ये क्या है यहाँ पे, रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिसको हम लोग बोलते क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमको दिख गई। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए केवल तीन चीज पहले देखिए आप, क्या क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब अगर हम लोग इनका पैसिव बनाना चाहें फ्रेंड तो क्या करेंगे, पैसिव में पहले हम लोग क्या करेंगे, ताजमहल को इधर लाएंगे, यानी कि जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसे लिखेंगे द ताज
महल। ठीक है, अब ये बन गया पैसिव सब्जेक्ट। अब इस पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज और यहीं पे लग जाएगा क्या, बीन, हैज बीन। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सीन बाई शमीर। ठीक है, तो इस हम चाहे तो बाई प्लस एजेंट दिखाएं या फिर ना भी दिखाया तो सेंटेंस सही रहेगा। ठीक है, अब ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा हम लोग वैसा काम करेंगे। तो द ताजमहल हैज बीन सीन बाई समीर। ठीक है फ्रेंड, तो ये बन गया पैसिव वॉइस। चलिए तो हम लोग इसका स्टेप भी बना लेते हैं कि क्या क्या स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखो फ्रेंड, पहला जो स्टेप है, हमें क्या करना है, हमें जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या कर देना है, उसे पैसिव वॉइस का क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में देखेंगे फ्रेंड कि यूज हेल्पिंग वर्ब, या फिर इसे हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। यूज हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, पैसिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, पैसिव सब्जेक्ट हमने पहले स्टेप में क्या किया, ये एक्टिव ऑब्जेक्ट था, इसे हमने पैसिव वॉइस का क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट। अब जो पैसिव सब्जेक्ट था ताजमहल तो सिंगुलर है, तो इसके साथ मैंने हैज लगाया। आपको बीन वाला कॉन्सेप्ट कुछ को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं समझ में आया होगा। आगे हम लोग टेंसेस वाइज चेंजिंग में देखेंगे कैसे यह बीन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार। जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो ये कहता है राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, तो पैसिव सेंटेंस में हमें हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यूज बाई, या तो हमें बाई का प्रयोग करना है, और अदर प्रीपोजिशंस, या फिर हमें दूसरे प्रीपोजिशंस का यूज करना है। जैसे कभी कभी हमको एट दिख जाएगा, कभी कभी टू दिख जाएगा, कभी कभी विद दिख जाएगा। ठीक है, कभी कभी इन दिख जाएगा, कभी कभी इनटू भी दिख जाएगा। ये सब हम लोग कंडीशन के अनुसार देखेंगे। फिर क्या करना है, पांचवें स्टेप में क्या करना है फ्रेंड, अब जो एक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है, अब जो एक्टिव सब्जेक्ट है उसको क्या कर देना है, उसको पैसिव ऑब्जेक्ट बना देना है। पैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, बाई प्लस एजेंट हो जाएगा। ठीक है, जो पहले एजेंट था वही क्या हो जाएगा, बाई प्लस एजेंट हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं फ्रेंड जो हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त फॉलो करेंगे। अगर ये स्टेप्स आपके माइंड में आ गया तो इसको हम लोग पता है कौन कौन सेंटेंस में यूज करेंगे। जब हम असर्टिव पढ़ेंगे तो असर्टिव को पूरे सेंटेंस में यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। इम्परेटिव का स्ट्रक्चर अलग होता है। जब हम नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन वाला सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तब भी हम क्या कर सकते हैं, इन स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स प्लीज आप इनको माइंड में रखिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे वॉइस का बेस यही है। अगर ये आपके माइंड में आ जाएगा ना तो वॉइस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा, ठीक है, ऐसे तरीके बताऊंगा कि वॉइस के क्वेश्चन तो गलत ही नहीं होंगे। वॉइस के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होते हैं, नरेशंस के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, लेकिन चांसेस हम लोग एफर्ट करेंगे, स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, प्लीज। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट वाला सीन आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि टेंसेस वाइज चेंजिंग कैसे, टेंसेस का बदलाव करना है। जैसे आपने देखा था ना कि मैंने लिखा था कि समीर हैज सीन द ताजमहल, तो हैज बीन कैसे हो गया, ये चीज अभी हमको देखना है। और ये फ्रेंड मैं एक स्लाइड बनाऊंगा, इस स्लाइड को आपको नोट कर लेना है। पूरे के पूरे वॉइस में ये काम आने वाला है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में काम आएगा, और ये काम आएगा आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और ये काम आएगा जब कोई सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में रहेगा, तो कन्वर्सेशन में रहेगा, तो चीज़ें वहाँ पे बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड, तो लिखा है टेंसेस वाइज चेंजिंग किस तरीके से करना है।
तो ध्यान देना, पहला मैटर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर क्या आ जाए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है फ्रेंड। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म से आप क्या समझ रहे हैं ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ये कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। कहाँ पे यूज करेंगे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है ना, एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है तो फ्रेंड इस V1 या V5 का जो पैसिव वॉइस होगा ना वो क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या बन जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर मैं फ्रेंड यहाँ पे लिखूं वर्ब का सेकंड फॉर्म ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, या मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहीं पे ब्रैकेट में लिख दिया डू डज, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डू डज का यूज कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में करते हैं। तो उसका पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म की बात करें तो मैंने यहीं पे लिख दिया क्या, डिड। तो आपको समझ में आएगा कि ये पास्ट एंड डेफिनिट है। तो पास्ट एंड डेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे होगा फ्रेंड, तो पास्ट एंड डेफिनिट का पैसिव वॉइस हो जाएगा वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में आएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर मैं लिखूं इज एम आर वॉज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। इज एम आर प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब फ्रेंड आप ये समझो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा रहेगा क्या, आईएनजी आपको दिख जाएगा, बोले तो कंटिन्यूअस टेंस ना। इज एम आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया, वाज वेयर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आता है, कंटीन्यूअस टेंस में आता है। तो फ्रेंड कंटीन्यूअस टेंस में क्या करना है, आपको ये देखना है कि कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, मतलब इज एम आर वाज वर प्लस क्या कर देंगे फ्रेंड, यहीं पे लगा देंगे बीइंग देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो ना कि अगर इंडेफिनिट है, जैसे यहाँ पे देखो V1 V5 V2 इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हम क्या कर रहे हैं, आगे वाली हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट के बाद कंटीन्यूअस आता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटीन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना वाज वेयर वहां पे। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस सेंटेंस में, अगर हमको हैज ना हैव हैड और क्या दिख जाए फ्रेंड, विल हैव या फिर क्या दिख जाए, शैल हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, देन क्या दिख जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा फ्रेंड, पैसिव वॉइस में हम लोग लिखेंगे हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव प्लस क्या कर देना है, प्लस कर देना है बीन देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको समझ में आया होगा ना फ्रेंड कि वो हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे हो गया था। तो ये चीज हमको समझ में आना चाहिए। तो अगला जो कंडीशन है फ्रेंड कुछ ऐसा होगा, मैंने यहीं पे लिख दिया कि अगर सेंटेंस में सीधा सीधा क्या आ जाए, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है। क्या दिख जाए आपको, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको दिख जाए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, बोले तो इन्फिनेटिव आ जाए, तो उसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोगों को लिखना है टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब अगर आ जाए सेंटेंस में मॉडल्स आ जाए, अगर ना मॉडल्स के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जा रहा है,
मॉडल्स के बाद अगर क्या आ जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे हम लोग, मॉडल्स को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, फिर क्या कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। एक पैटर्न थोड़ा सा यही और देख लेते फ्रेंड। अब सेंटेंस में अगर आपको मॉडल्स दिख जाए ना, मॉडल्स के बाद आपको हैव दिख जाए, इस हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, मॉडल्स हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे हम लोग, तो पैसिव वॉइस में लिखेंगे मॉडल्स प्लस हैव तो रहेगा ही रहेगा, देन यहीं पे क्या लिख जाएगा, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो टेंसेस वाइज चेंजिंग अगर करना है फ्रेंड्स, तो ये स्लाइड आपको अपने माइंड में रखना होगा। अब आपने यहाँ पे देखा होगा ना, अगर हम लोग टेंस की बात करें, तो टेंस देखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बन रहा है, बाकी का नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल टेंसेस है ना फ्रेंड, यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करना है, नोट ये करना है हम लोगों को कि अगर हम लोग टेंसेस की बात करें ना, तो जब हम टेंस पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि हमें टेंस कितने दिखते हैं ना, टेंस हमको 3 दिखता है, 3 मिलेगा, कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट और कौन सा टेंस, फ्यूचर, ये 3 टेंस दिखते हैं। अब इन 3 टेंसेस के 4 क्या हैं, सब टेंस हैं ना, इन 3 टेंसेस के 4 क्या है फ्रेंड, सब टेंसेस है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, और क्या है, परफेक्ट, देन क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस ना। तो टोटल कितने हो गए, 12 टेंसेस हो गए। अगर हम लोग यहाँ पे वॉइस की बात करें, जब हम प्रेजेंट पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का भी क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस बनेगा। अगर हम लोग अब यहाँ पे बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो बनेगा बनेगा बनेगा। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएं तो किसी का भी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टेंसेस कितने हो गए, टोटल टेंसेस हो गए 12, 12 में से 8 का जो पैसिव है बनता है और 4 का पैसिव वाइज नहीं बनता है। तो ये बात अपने माइंड में रखिएगा। वैसे भी आप यहाँ पे काउंट करके देखेंगे ना तो आपको उतना ही मिलेगा कि 8 टेंसेस के पैसिव वाइज बनते हैं, 4 टेंसेस के पैसिव वाइज नहीं बनते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी, और हाँ, अगर आपको बातें समझ में आई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हो सके तो आप, अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह, ठीक है, एक एस्पायरेंट हूँ, मैं भी अभी एग्ज़ाम्स में बैठता हूँ। हालांकि भले ही मैं जॉब कर रहा हूँ, पर मुझे और बेहतर करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए। मैं आपके साथ लग के आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना तो बनता है कि आप थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।